अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ ख़ान। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इंक्लूडिंग MBA ऑल्सो। इसके अलावा मैंने कराची के सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में काम किया। पाकिस्तान से बाहर मैंने काम किया, टेक्नीशियन लेवल पे काम किया, टेक्नोलॉजिस्ट लेवल पे काम किया, सुपरवाइजरी रोल, मैनेजर रोल। तो अपने सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद वो डिस्टर्ब रहते हैं कि जॉब कहाँ करें, कौन सी इंडस्ट्री में जाएं। क्योंकि जब बात आती है जॉब की तो हमेशा हमें जॉब का चुनाव बहुत ख्याल से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है अगर उसमें अच्छी आप ग्रो कर लें तो वो कंटिन्यूसली आपको बड़ा सपोर्ट करती है। तो इसीलिए हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो में आपसे यही डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हमें अपनी फील्ड चूज़ करनी है। क्या किस वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। चलें अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए जानते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BS किया है MLT में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में या MLS या बायोटेक्नोलॉजी। इन स्टूडेंट्स के साथ एक मसला ये आता है कि MLT के स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको एक ही आइडिया होता है कि हमें सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री की डायग्नोस्टिक लैब्स में काम करना है। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास स्कोप क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के पास स्कोप कहाँ कहाँ है, क्या क्या जॉब कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। फिर MLS मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट, इनका भी बड़ा स्पेसिफिक स्कोप होता है कि एवरीबडी नोस कि हमने जो है हॉस्पिटल की डायग्नोस्टिक लैब्स में काम करना है। इस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं इनके पास भी एक वास्ट वैरायटी होती है इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए। तो अब हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वन बाय वन हर स्टडीज़ को, अच्छा अगर आपने BS माइक्रोबायोलॉजी कर लिया तो उसके बाद सवाल उठता है कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BS माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रीज कौन कौन सी ओपन है कराची में। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली इंडस्ट्री आती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रीज आती हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री। इसके अलावा हमारे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स जा सकते हैं टीचिंग में, ठीक है। इसके अलावा हमारे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट जा सकते हैं मार्केटिंग में, इसके अलावा सेल्स में, इसके अलावा एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट की फील्ड में। ये इंडस्ट्रीज जो हैं इतनी बड़ी नहीं है, इतनी वास्ट नहीं है, जबकि इन इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज में हम पहली देखते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से क्या मुराद होता है और किसको हम हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज कंसीडर करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आते हैं हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, ठीक है। प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स में, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, इन हॉस्पिटल्स में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है। देखिए प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स क्या होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ OPDs हो रही होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स।
सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ओपीडीज के साथ साथ सर्जरीज भी हो रही हो और सारी स्पेशलिटीज़ हों, लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ ना हो। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स उन हॉस्पिटल्स को कहा जाता है जहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ के साथ साथ टीचिंग भी होती है। ऐसे हॉस्पिटल्स को हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि बीएस अगर हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, एमएलटी करते हैं, एमएलएस करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, तो हमारा क्या रोल होगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर? अब अगर रोल की बात आती है तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ये स्टूडेंट्स अक्सर इंटरेस्टेड होते हैं लेबॉर्ट्रीज में जॉब करने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब करनी है, लैब में जॉब करनी है। तो पहला सवाल ये स्टूडेंट से होता है कि उनको कौन सी लैब में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंटरेस्ट ही आपको आगे लेके जाता है, क्योंकि जो पैशन होता है वो पैशन ही इंसान को आगे लेकर जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना पैशन देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब सवाल उठता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सी लैब्स होती हैं, कितने टाइप्स की लैब्स होती हैं। तो इस तरह हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर दो टाइप्स की लैब्स होती हैं। पहली रिसर्च लैब और दूसरी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजिकल लैब। अच्छा, सवाल ये स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तीन नाम क्यों हैं? क्या तीन लैब्स हैं? नहीं, ये एक ही लैब के तीन नाम हैं। कुछ लोग डायग्नोस्टिक लैब कहते हैं। अच्छा, मतलब इन सब का एक ही है। ऐसी लैब्स जहाँ पे इलाज की तशखीस हो रही हो, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो अगर आपके सीरम सैंपल्स आ रहे हैं, पेशेंट के सैंपल्स आते हैं, उसकी डायग्नोसिस हो रही है तो डायग्नोस्टिक लैब है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पैथोलॉजी के स्टडी ऑफ डिजीज, तो अगर आप किसी डिजीज को स्टडी कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? पैथोलॉजी है। उसी से पैथोलॉजिकल लैब्स बन गए। क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल लैब से एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, आप पेशेंट को एग्जामिनेशन कर रहे हो उसके सैंपल्स की, तो क्या बन गई? क्लिनिकल लैब्स बन गए। तो एक ही लैब के तीन नाम है, ठीक हो गई। तो हमने बात की है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दो टाइप्स की लैब हो गई। फिर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर हमारे लिए कौन सी लैब ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या करें। इसीलिए मैंने सबसे पहली बात कही कि आपका पैशन क्या है। अगर आपका पैशन है रिसर्च वर्क, आप चाहते हैं कि रिसर्च की तरफ जाएं और रिसर्च करें। अच्छा, रिसर्च लैब्स के अंदर हमारे पास स्कोप बड़ा नैरो है, ठीक है। अच्छा, नैरो क्यों है? क्योंकि सवाल ये उठता है फिर कि रिसर्च करनी है तो कौन सी रिसर्च करनी है, क्या रिसर्च करनी है, ठीक है। अब एक हॉस्पिटल के अंदर, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च हो रही है तो किस टाइप की रिसर्च हो रही है? अब आप नासा में तो है नहीं कि आप एटम बॉम्ब रिसर्च करेंगे या कोई न्यू इन्वेंशन करेंगे या आप कोई नई एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है। रिसर्च लैब्स में जो काम होता है, अच्छा मैंने बात किया नैरो बहुत इसको हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर देखते हैं तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स ज़्यादा होते हैं और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कम होते हैं। कि हमने शुरू में बात की थी, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं? वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे सारी स्पेशलाइजेशन के साथ साथ स्टडी भी होती है, टीचिंग फैकल्टी भी मौजूद होती है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत कम हॉस्पिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ जॉब्स वैकेंसी भी बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम रिसर्च लैब्स में जाते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी डेजिग्नेशंस क्या होंगी। अच्छा, अब रिसर्च लैब्स के अंदर डेजिग्नेशंस कौन सी होती है? तो रिसर्च लैब में जब आप इनिशियली जाते हैं तो आप रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं और फिर रिसर्च ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे रिसर्चेस हो रही होती हैं, मालूमातें हो रही होती हैं डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, नई नई जो हमारी वैक्सीन्स बन रही हैं उसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है,
ठीक है। तो ये रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च ऑफिसर्स बनते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं तो हम शायद माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाएंगे, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं, यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन होती है रिसर्च एसोसिएट्स स्टार्ट में, और फिर रिसर्च आपके रिसर्चर्स हो गया, फिर सीनियर रिसर्च ऑफिसर, इस तरह की डेजिग्नेशन होती हैं, और फिर देन फाइनली आप मैनेजर बन जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ क्लिनिकल लैब, डायग्नोस्टिक लैब या पैथोलॉजिकल लैब्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, हेमाटोलॉजी हो गया, इस तरह के इम्यूनोलॉजी हो गया, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे। फिर स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि सर हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा एक एज हासिल होता है। क्यों? क्योंकि एमएलटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो हर फील्ड को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उनके सारे कोर्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का भी कोर्स होता है, हेमाटोलॉजी का भी कोर्स होता है, बायोकेमिस्ट्री का भी पढ़ होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट या केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चुनाव करें, जब भी सेलेक्ट करें तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि आपका उस पर कमांड होगा। आपने माइक्रोबायोलॉजी में बीएस कर लिया तो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज ज़्यादा है, तो अब आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को चूज़ करें ताकि उसमें आप पर कमांड हो। क्योंकि आप जाएंगे, आप एज इंटर्नशिप पे जाते हैं या आप ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी पिक करेंगे। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया होता है या बीएस किया होता है बायोकेमिस्ट्री में, और वो हेमाटोलॉजी में जा रहे होते हैं। इस तरह माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हेमाटोलॉजी में जा रहे होते हैं। अब वो जब जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में तो इतना जल्दी वो कैच नहीं कर सकते, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हर्डल्स फेसेस करने पड़ते हैं। जबकि एमएलटी के स्टूडेंट्स को ये एज हासिल है। अच्छा हाँ, अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, तो यहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कोई भी, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, जब बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी फील्ड चूज़ करने में बहुत एहतियात बरतनी है। अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, जॉब्स नहीं मिल रही, वो थक के बोलते हैं कि यार जो भी मिल जाए, तो ये जो भी मिल जाए ना करें। ठीक है, जॉब्स नहीं मिल रही, आप कोशिश करते रहें, महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएगा, लेकिन जब आपको जॉब्स मिल जाएगी तो इंशाल्लाह आप बहुत शाइन करेंगे। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो आपको एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं मैं एमओएच का एग्ज़ाम दूं, मैं डीएचए का एग्ज़ाम दूं, मैं एससीएफएसएच का एग्ज़ाम दूं, तो इन सब के लिए जब आपके पास कोर्स में कमांड होगा तो आप बहुत जल्दी पिक करेंगे और बहुत जल्दी आप शाइन करेंगे। ठीक है, तो हमेशा फील्ड का चुनाव बहुत ख्याल से, बहुत तहम्मुल से, जल्दबाजी ना करें। ये मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि जल्दबाजी ना करें कि जो मिल रहा है चले जी इसी में हम जॉब कर लेते, ठीक है, यही सीख लेते हम। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स। तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें किस चीज़ में का शौक है, किस चीज़ में आगे बढ़ना, तो वही चीज़, वो पैशन आपको आगे लेकर जाता है। क्योंकि हर चीज़ के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: मेहनत, लगन और जुस्तजू। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, हेल्दी टॉक्स विद सिद्दीक। थैंक यू।